हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें अपने सेशन को। वेलकम टू आवर टीचर्स एकेडमी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने ईवीएस का सेक्शन। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपके एसएसटी के पार्ट में जो रहता है ज्योग्राफी, ईवीएस का सेक्शन पूरा एसएसटी में रहता है। तो देखो, अल्टरनेट डे पे जैसे आपकी क्लास चलाई जा रही है, जैसे कि फर्स्ट 3 दिन आपका क्या चल रहा है, पॉलिटी चलता है और आपका हिस्ट्री चलता है, जो कि आपको अश्विनी मैम करा रही है। उसके बाद में आपका आता है इन्वायरमेंट का सेक्शन, जिसमें कि 2 आपके चैप्टर दिए हुए रखे हैं। एक दो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और एक आपका दिया रखा है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब। तो अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ेंगे और इसी में आपके मिक्स होंगे इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और उसका आंसर करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ देखो एक बारी, ये आपके लिए बैच है और जो हमारा ये बैच है, अब देख लो क्या नाम है इसका, भावी शिक्षक बैच। भावी मीन्स होता है फ्यूचर, तो आप फ्यूचर में एक टीचर बनने वाले हो, तो बिल्कुल हाँ, इस बैच के साथ में जुड़ सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको सूटेबल लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको फोन नंबर दिया है, कॉल कर सकते हो जैसे भी आपको एडमिशन लेना है, जैसे भी आपको इंक्वायरी लेनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, बाकी बाद में आपको जानकारी देते रहेंगे कि कौन सा आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आपको कहाँ जुड़ना है, ठीक है। और एक बात और, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपका 1 आवर का सेशन हो रहा है, आज भी हो रहा है, ठीक है। और फिर चाहिए होता है कि हाँ फुल मॉक टेस्ट हो जाए हमारा वीकेंड पे, होता है ना ऐसे, हाँ। तो आपका वीकेंड पे बिल्कुल फुल क्लास होगी एक, जो कि आपके सुपर टेट को डेडिकेट करके होगी, ठीक है। तो आप उसमें भी जुड़िएगा। हमारी महा मैराथन स्टार्ट होने वाली है, इसी संडे को लगी हुई है। प्रॉपर अपना खाना वाना लेके बैठना है, 7 से 8 घंटे प्रॉपर क्लास होगी आपकी, क्लियर है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक है। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, और क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब बताओ विच इज द राइट वन, आंसर करो, विच इज द राइट वन। आंसर आना चाहिए साथ के साथ। शनि ग्रह के वायुमंडल में, देखो आपको पता होगा, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है आपका जो ज्योग्राफी में है, सौर मंडल, ठीक है। भारत का भूगोल भी है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे हम ऐसे ही। तो ये क्या है, सौर मंडल। तो आप देख ही रहे हो, उसी से क्वेश्चन पिकअप किए हैं सारे के सारे। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो विच इज द राइट वन, आप बताओ। नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मतलब N2 हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, और मीथेन मतलब CH4 हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 हो गया, क्लियर है। अब बताओ विच इज द राइट वन, क्या बनेगा आंसर आपका। तो देखें क्या स्टार्टिंग से, हाँ चलो देखते हैं। देखो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे तो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो ये 78% के लगभग पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड का है, तो ये कुछ प्रतिशतता में पाई जाती है, कुछ परसेंटेज में। मीथेन का भी ऐसे ही है, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वो तो सब ठीक है, जैसे हम सुनते हैं ना हमारे यहाँ पे एसिड रेन हो रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर के और नाइट्रोजन के वो क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, उनसे मिलके होती है, ठीक है। उसके बाद में CH4 के बारे में हम क्या याद रख सकते हैं, तो देखो CH4 के बारे में हम याद रख सकते हैं कि ये कैसी गैस है। सबसे पहले तो ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्योंकि क्या करती है, ये टेम्परेचर को खुद में होल्ड करके रखने की पावर रखती है, ठीक है। जो भी गैस हम बोलते हैं ना कि ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, उसका मतलब क्या है कि वो अपने आप में टेम्परेचर को होल्ड करने की, टेम्परेचर को बिल्कुल अपने आप में पकड़ने की क्षमता रखती है, दैट कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है, वैश्विक तापन करती है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जो आपका राइट वन बनेगा वो बनेगा मिथेन, मिथेन इज द राइट वन। तो शनि ग्रह में मतलब सैटर्न में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो वो आपकी मिथेन गैस पाई जाती है, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम शनि ग्रह के अबाउट पढ़ते हैं। शनि ग्रह को जब हम देखते हैं आकार में सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, बृहस्पति, जब हम सौर मंडल में देख रहे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट है ये। क्या है ये, शनि ग्रह क्या है, सेकंड सबसे बड़ा है। यहाँ पे लिख दो दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड है सबसे बड़ा। क्लियर, सबसे बड़ा है ये सेकंड। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि घनत्व के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो कौन से नंबर पे आएगा ये, घनत्व मतलब डेंसिटी के, तो डेंसिटी में ये फर्स्ट पे आएगा। यहाँ पे लिख लो, घनत्व में बिल्कुल इसका सबसे कम घनत्व है। क्लियर हुआ, सबसे कम घनत्व है इसका, ठीक है, सबसे कम घनत्व है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शनि के बारे में और कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, तो वो आपका ये बन सकता है कि ये हमारा आउटर वाला उपग्रह है, ग्रह है सॉरी, ठीक है, आउटर वाला। आउटर वाले का मतलब है जैसे कि हम बिल्कुल सौर मंडल में स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा बुध आ जाता है, जिसे हम मरकरी कहते हैं, ठीक है। तो बुध आया सबसे पहले। बुध के बाद में कौन सा आएगा, आप बताओ मेरे को कौन सा आएगा। बुध हो गया, शुक्र हो गया, टिप्स पे गिनो, फिंगर्स पे गिनो, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले बुध, ठीक है, स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम। बुध आ गया, फिर देन आपका शुक्र आएगा, फिर देन पृथ्वी, फिर मंगल। तो आपके जो ये 4 ग्रह हैं, क्योंकि टोटल हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो जो ये पहले 4 ग्रह हो गए ना, इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। अब इसके बाद में जो आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये चारों कैसे हैं हमारे आउटर, जिन्हें हम ज़वेलियन प्लैनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, ज़वेलियन ग्रह। वो भी याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ज़वेलियन ग्रह कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं आपके, शनि, बृहस्पति, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। क्लियर है। अब देखो, जो आपका बृहस्पति है और जो आपका मंगल है, दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉइड को क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर भी, हमारी पृथ्वी पे एक बार गिरा है, जो कि हमारी लोकटक लेक, लोकटक नहीं, लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है, तो वो क्रिएट हुई है, उसे हम एस्टेरॉइड लेक ही बोलते हैं। हुआ क्लियर। आपसे ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करके लेक के नाम पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए लोनार लेक है, आपकी महाराष्ट्र में है। किससे बनी है, एस्टेरॉइड से गिरने से बनी है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। क्लियर हुआ। राइट वन क्या बनेगा आपका, आपको कुछ समझ आया यहाँ तक, तो राइट वन आंसर आपका बन गया, सी इज द राइट वन। और हमने पढ़ लिया जो भी हमारे सैटर्न से रिलेटेड पॉइंट बन सकता है क्लियर। आउटर प्लैनेट है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ये भी लिख लो कि कैसा प्लैनेट है, तो वो है हमारा आउटर की कैटेगरी में। क्लियर है ना, ऑल गुड ना। नेक्स्ट वर्ड जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्न ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। यहाँ पे जो लिखा है ना, ये उपयुक्त लिखा है, यहाँ पे देख लो अच्छे से, उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, या तो हमारा मंगल है, या बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है। अब देखते हैं चारों के बारे में कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि जो मंगल है, आपको पता होगा कि मंगल के लिए हमने कितनी बार अपने मिशन भी भेजे हैं। मिशन मंगल एक मूवी भी बन चुकी है, अक्षय कुमार, आपको पता ही होगा, विद्या बालन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ हाँ बिल्कुल हमारे मिशन जाता है। अभी हम बाद में देखेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर आता है मरकरी। अब भाई मरकरी पर तो खुद का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ गैसेस नहीं पाई जाती हैं। बुध जो हमारा सूर्य है उसके सबसे पास में है, जैसे हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो देखो जो आपका बुध ग्रह है वो सबसे छोटा भी है आकार में, और सबसे पास में भी है, सबसे क्लोजेस्ट है किसके, सन के। क्लोजेस्ट होने के बाद भी वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है। आपको पता है गर्म ग्रह नहीं है ये सबसे, क्योंकि यहाँ पर गैसेस नहीं पाई जाती हैं, गैसेस नहीं पाई जाती, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो यहाँ बादल ही नहीं है, तो इसलिए गर्म ही नहीं होता। हमारा आपको पता होगा पृथ्वी का वायुमंडल है, क्यों इसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो पूरा इन्वायरमेंट पे, हमारे पे एटमॉस्फेयर पे इतना फर्क पड़ रहा है कि फ्लड्स ज्यादा आ रहे हैं। अभी आप असम को देख रहे होंगे क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है ना।
उसके बाद में कभी बारिश लेट आती है तो कभी जल्दी आती है, कभी जल्दी आती है। और ये ऐसा हो रहा है, इतना ज्यादा इरोजन हो रहा है, वो सब पेड़ों के काटने से हो रहा है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चेंज ही है सारा कुछ। क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको बताना है कि जो आपका बुद्ध है वो कभी सबसे गर्म नहीं हो सकता। आपको कंफ्यूजन ना हो ना, मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबसे क्लोजेस्ट है सन के, आप बोल दोगे ये हो सकता है ना सबसे गर्म। नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ गैसेस ही नहीं पाई जाती। हमारी पृथ्वी इसलिए तो गर्म हो रही है क्योंकि गैसेस ज्यादा राइज अप कर रही हैं, है ना ये बात? हाँ, तो ये तो देखो गलत हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका, यहाँ पर पूछा है जीवन के अस्तित्व के लिए, फिर आता है आपका शुक्र। अब यहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं था तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शुक्र आता है। शुक्र पर देखो, अभी बिल्कुल भी जैसे हमारी पृथ्वी पर क्या है, मतलब गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, वाटर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ सब कुछ है, फ्लोरा फौना, जो हमारे एक मनुष्य के जीवन के लिए बिल्कुल एक स्मूथली कंडीशन है। ठीक है, लेकिन शुक्र पर भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हाँ मिशन भेजे जा रहे हैं, जुपिटर ऑल्सो, जुपिटर भी नहीं है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन बन सकता है वो ओनली और ओनली मार्स है, मंगल ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति जो है मतलब जुपिटर जो है सबसे बड़ा है आकार में, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आकार कैसा है, सबसे बड़ा है। अब बृहस्पति है, ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट लिखो जो कि नासा के द्वारा, किसके द्वारा, नासा, अमेरिका, आपको पता होगा अमेरिका की स्पेस कंपनी है नासा, तो उसके द्वारा भेजा गया है, क्या बोलते हैं उसे, जूनो मिशन। लिख लो एक बार, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, जूनो। ठीक है, जूनो मिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। हुआ क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये नासा ने कब भेजा है, इतना लिखो जल्दी से। 2011 में भेजा था, यहाँ पे लिखो 2011, और पहुंचा कब है, 2016। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है रिलेटेड टू बृहस्पति ग्रह, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड करता है ना, ये नासा ने भेजा है। यहाँ पे लिख लो वाई नासा, नासा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, और नासा क्या है, हमारी यूएसए की स्पेस कंपनी है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगा ना सारा का सारा? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, आपका सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। अब प्रधान लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रधान का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं, या तो हमारे घर की ही हम देख लेते हैं सबसे पहले। एक तरह से जो मुखिया होता है, प्रधान का मतलब मुखिया, ठीक है, वो रेगुलेट कर रहा है पूरे उसको, इन्वायरमेंट को, वहां के को। ठीक है, तो भाई देखो, मुखिया का मतलब ये होता है कि हाँ उसकी बात भी मानी जा रही है, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है, और वो रेगुलेट कर रहा है सबको। ठीक है, जैसे सब बैंकों का बैंक बोलते हैं तो आरबीआई को बोलते हैं, क्योंकि वही रेगुलेट करता है ना ये बात? घर में क्या होता है, हमारे डैडी होते हैं। क्लियर है? तो डैडी करते हैं मोस्टली, मोस्टली क्या करते ही हैं, और उनकी यदि एब्सेंस है तो फिर हमारी मम्मी आ जाती है, यही होता है। ठीक है, आपके गांव का प्रधान, वो भी आपको पता होगा। ठीक है, या फिर आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, तो उसका मेयर आपने देखा। तो वही है, एक जिले का डीएम देखते हो आप, एक तहसील का एसडीएम देखते हो, ऐसे ही एक पूरे देश का आप पीएम देख रहे हो। तो वही वाली बात है कि हमारे सौर मंडल का प्रधान कौन सा है। ठीक है, वो आपको बताना है। अब बताओ यहाँ पे, विच इज द राइट वन। पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, या फिर सूर्य है, क्या बनेगा राइट वन? आपको आंसर आना चाहिए, आंसर दो इसका। ऐसे ही सेशन में नहीं बैठे रहना है, देखो आंसर करना है साथ के साथ। समझ आ रहा है आपको? आंसर करो साथ के साथ, क्या होगा राइट वन। तो देखो यहाँ पे डी इज द राइट वन, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारा सौरमंडल है उसका जो मुखिया है वो कौन है, वो ओबियसली सूर्य ही है। क्या है, सूर्य, सन इज द राइट वन। क्लियर? अब यहाँ पे जो पृथ्वी है या बृहस्पति है या फिर शनि है, शनि है, आपको पता होगा ये तो ग्रह है, तो भाई इनमें से कौन प्रधान होगा? आपको पता है ना, जब शन है, जैसे ये केंद्र में है बिल्कुल, ठीक है, ये तो है ही केंद्र में। अब जो सारे के सारे प्लानेट हैं, ग्रह है, वो इसकी परिक्रमा करते हैं ना। दो तरह की परिक्रमा होती है इनकी, एक तो आपकी परिक्रमण गति जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, और कौन से
मतलब कौन से पथ पर घूमते हैं ये, परवलयाकार। ठीक है, याद रखना कौन से पथ पर ये परिक्रमा करते हैं, परवलयाकार। क्लियर है। जैसे कि हम ना कभी कभी जो हमारी पृथ्वी है उसकी शेप को लेके ना थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि कहीं कोई बोले इलिप्टिकल है तो हम टिक ना कर दें, तो मैं आपको वो बता रही हूँ कि आपको जियोइड लिखना है। क्या लिखना है, भू आप करके हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जियोइड आप याद रख लो। ठीक है, तो हमारी शेप कैसी है पृथ्वी की, जियोइड शेप है। क्लियर है, क्योंकि उसका जो सबसे हम ऊपर नॉर्थ पोल पे जाएंगे या फिर साउथ पोल पे सबसे नीचे जाएंगे तो वहां से कैसी है, वो चपटी हुई है, गोल नहीं है, इसलिए उसकी शेप कैसी है, नाम दिया हमने जियोइड है। तो अब मैं सन पे आ जाती हूँ। अब इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं जितने भी हमारे प्लानिट हैं। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसने सबको बांध रखा है कि वो अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही इसे प्रधान कहते हैं, क्योंकि जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है कहीं का भी हो, वो रेगुलेट करता है, सबको बांधे रखता है, वही मीन हुआ ना। तो ऐसे ही सन है, सारे के सारे प्लैनेट इसकी परिक्रमा करते हैं और क्या करते हैं, इसके गुरुत्वीय बल से बंधे रहते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। कौन से पथ पर घूमते हैं, परवलयाकार पथ पर घूमते हैं। हुआ क्लियर, शॉर्ट है ना सारा कुछ, नो प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट पर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट वन। पृथ्वी के बारे में याद रखना कि इसे हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। और यहाँ पर इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर हमारे जीवन की सारी स्मूथली कंडीशनिंग पाई जाती है। तो वो हमारा कौन सा है, ओनली और ओनली हमारा पृथ्वी है। और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जो है हमारा मून, चंद्रमा। क्लियर है, इसी का उपग्रह है जो कि प्राकृतिक है। हुआ ना क्लियर। मंगल का हम देखें कौन से उसके उपग्रह हैं, तो वो फोमोस और डीमोस नाम से हैं। ठीक है, क्लियर है ना, इन दोनों को लिख लेना। उसके बाद में आपके मंगल से ना रिलेटेड मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, उसको भी लिख लो। आप देखो वहां पे जो हमारी माउंट एवरेस्ट है ना, उससे भी 3 गुना ऊंचा वहां निकोलस करके एक पर्वत पाया जाता है। तो सबसे ऊंचा सौर मंडल का यदि आपसे पूछा जाता है कि पर्वत कौन सा है, तो वो आप मंगल ग्रह वाला ही टिक करोगे, और दैट कॉल निकोलस। ठीक है, क्लियर है ना सारा, शॉर्ट है ना सब कुछ। आगे बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ देखो, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है, विच इज द राइट वन। पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा राइट वन। तो देखो इसने पूछा है डेंसिटी के अबाउट, डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, अब देखो भाई पृथ्वी, पृथ्वी की तो है ही नहीं डेंसिटी सबसे कम, क्योंकि इस पे भारी इतना ज्यादा है, आपको पता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ डेंसिटी हो ही नहीं सकती। अब हमको पता है कि शनि जो है, जो कि हमारे सौरमंडल का सेकंड लार्जेस्ट उपग्रह है, सेकंड सबसे बड़ा है, क्योंकि पहले कौन से नंबर के पहला कौन सा आता है, वो है हमारा बृहस्पति, दैट कॉल्ड जुपिटर। ठीक है, तो आकार में वो सबसे बड़ा है, लेकिन घनत्व में हम देख रहे हैं तो वो कौन सा है, हमारा शनि सबसे पहले आएगा। क्लियर है ना, सेकंड लार्जेस्ट है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शुक्र के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको, देखो वीनस बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते हैं वो तो। हाँ, तो शुक्र के बारे में याद रखना है कि ये बिल्कुल सेम ना पृथ्वी जैसा दिखता है आकार में भी। ठीक है, तो इसीलिए शुक्र को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं। सबसे गर्म प्लैनेट पूछा जाएगा तो वो भी हमारा शुक्र है, और इसे पूछा जाएगा कि भोर का तारा, ठीक है, तो वो भी हमारा शुक्र है। लिख लेना ये सारे के सारे पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखो कैसा है ये, पृथ्वी की जुड़वा बहन, मतलब पृथ्वी की बहन, इतना लिख लो बस। पृथ्वी की बहन मतलब इसका शेप है ना, इसका आकार है बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, इसलिए। क्लियर है। उसके बाद में लाल जो बोलते हैं ना, लाल ग्रह से बोलते हैं, तो वो आपका मंगल ही होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड ज्यादा पाई जाती है। अब बताओ आगे बढ़ जाए, मुझे लग रहा है बहुत पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे ना सौरमंडल के अबाउट, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 8 ग्रह हैं टोटल। अब प्लूटो के बारे में किसी को कंफ्यूजन है, क्योंकि वो 9वां ग्रह था, लेकिन उसको हटा दिया गया है ग्रह की कैटेगरी से, क्योंकि वो ना क्या कर रहा था कि अपनी कक्षा में घूम ही नहीं रहा था सूर्य के चारों ओर, वो कभी किसी की मैं कभी किसी की मैं ऐसे कर रहा था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है ग्रह की कैटेगरी से। फिलहाल वो हमारा क्या है,
क्या है, उपग्रह। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मौसम बदलने का कारण क्या है, आप बताओ विच इज द राइट वन। जो हमारी ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मानसून का टाइम चल रहा है, जुलाई है, ठीक है, जुलाई अगस्त जून से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तब तक, मतलब ये 4 महीने हमारे कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं, मानसून के रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक मौसम ऐसा आएगा जिसमें ना तो गर्मी ज्यादा है ना ठंड ज्यादा है, ठीक है, वो एक स्मूथली सा कंडीशनिंग होगी मौसम की। उसके बाद में फिर हमारी सर्दियां आ जाएंगी, सर्दियां के बाद में फिर क्या आएगा, फिर एक स्मूथ कंडीशनिंग मौसम आएगा। मार्च के महीने में क्या होता है, ठंड क्या होती है, जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है। तो जब हम देख लें मिड फेब से, मिड फरवरी से, और मार्च का महीना और अप्रैल का भी मिड तक स्टार्टिंग से, तो वो एक स्मूथली कंडीशनिंग होती है। फिर अप्रैल लास्ट हो गया, मई हो गया, जून हो गया, इनमें भयंकर वाली गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जून में स्टार्ट हो जाता है हमारा मानसून। पर वो कहाँ आता है, सबसे पहले केरला के कोस्ट पे आता है, साउथ साइड में, लेकिन हमारे मध्य भारत में कब आता है, जुलाई मिड में ऐसे आ जाता है। तो आपको पता ही होगा मोस्टली हर जगह बारिश हो रही है इस टाइम पे, क्लियर है ना। ठीक है, तो यहाँ मेरे को अब बताओ कि कौन सा राइट बनेगा आंसर। पढ़ लो पहले चारों ऑप्शंस को और फिर बताओ विच इज द राइट वन। बताओ एक बार जल्दी से। यहाँ पे देखो, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, मतलब ये पूछ रहा है कि मौसम बदलने का क्या कारण है। तो आप बताओ पहला कारण हो सकता है क्या, फिर लिखा हुआ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है, फिर लिखा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। अब बताओ विच इज द राइट वन। आपको अभी मैं बता रही थी ना कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमण गति करते हैं, सभी ग्रह करते हैं, दैट मीन कि पृथ्वी भी कर रही है, ठीक है। पृथ्वी एक तो कर ही रही है सूर्य के चारों ओर जो कर रही है, लेकिन एक अपने एक्सिस पर घूमती है। वो किस पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे हम घूर्णन गति बोलते हैं, तो वो 24 घंटे में पूरा एक राउंड कर लेती है। लेकिन जो परिक्रमण गति है वो कितना टाइम लगता है इसको, जो हम बोलते हैं ना अपने यहाँ पे 1 साल का टाइम, 365 से 366 दिन, क्लियर। तो वो होती है हमारी परिक्रमण गति, ठीक है, रिवॉल्यूशन मोशन, क्लियर। अब देखो जो हमारी घूर्णन गति है उससे तो हमारे दिन रात होते हैं 12-12 घंटे के, क्योंकि 24 घंटे में पूरा कर रही है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है। उसके बाद में जो परिक्रमण गति है उससे क्या होता है, हमारी ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। किससे होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से। अब बताओ विच इज द राइट वन, अब फाइंड करो आंसर को। क्या बनेगा राइट वन। आया किसी का निकल के, आंसर दो भैया, आंसर ही नहीं कर रहे हो। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो तो ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना, तो राइट वन क्या बनेगा आपका, यही वाला बनेगा, ठीक है। अब पृथ्वी का अपनी दूरी पर, ये तो गलत हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये क्यों नहीं सही हुआ, ये क्यों नहीं सही हुआ, वो उसका रीजन मैं बताती हूँ। देखो यदि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती ना, तो फिर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ ऐसे ऋतुएं परिवर्तन और ये सब होता, ज्यादा इतना ज्यादा नहीं होता। जो स्मूथली कंडीशनिंग आती है ना मार्च के महीने की, अप्रैल की, वो नहीं देख रहे होते आप। या तो पूरा गर्मी देख रहे होते या फिर पूरा ठंडी देख रहे होते, यही देख रहे होते ना। वो क्यों, क्योंकि जैसे कि हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, इधर सूर्य है, सन है ये। तो अब देखो इसका फ्रंट वाला पार्ट इसके सामने है, जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है ना, बिल्कुल अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो जब जब सूर्य इसके सामने होगा, मतलब पृथ्वी का जो सामने वाला पार्ट है वहां क्या होगी, वहां गर्मियां होंगी। और जहां तिरछी जा रही है,
राइट ना। जहाँ तिरछी किरण पड़ रही है वहां कैसा होगा, वहां सर्दी का मौसम होगा। और जहां ऐसा मौसम हो रहा है कि हाँ हमारे यहाँ पे जैसे 3 रेखाएं हैं आपकी, एक आपकी इक्वेटर हो जाती है 0 डिग्री, एक आपकी 23.5 डिग्री हो जाती है जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, और एक हो जाती है आपकी 23.5 डिग्री साउथ में। ये नॉर्थ में है जिसे कर्क रेखा बोला, और ये है साउथ में जिसे हमने मकर रेखा बोला। क्लियर। तो ऐसे ही कभी देखो सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पर, कभी होता है विषुवत, और कभी होता है यहाँ। जब विषुवत पर होता है तो दोनों जगह जो कि आपकी कर्क रेखा है मकर रेखा है, दोनों जगह एक ऐसी कंडीशनिंग होती है, ना तो ठंड ज्यादा होगी ना गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि कहाँ सीधी पड़ रही है 0 डिग्री पर। और जब लंबवत होती हैं मकर रेखा पर तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठंडियां हो जाती हैं। क्लियर है। ठंडियां क्यों हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें आ ही नहीं पाती हैं, बिल्कुल नहीं आ पाती हैं, क्योंकि यहाँ पूरा सूर्य जा चुका है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में। हुआ क्लियर। और जब यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जो कि हम जून का महीना देख ही रहे हैं अपना, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ खूब गर्मी पड़ेगी और यहाँ खूब सारी ठंडियां पड़ेगी मकर रेखा पर। अभी आप देख लो मकर रेखा पर जो जो कंट्री आते हैं वहां कितनी ठंडियां पड़ रही होगी, हमारे यहाँ कितनी गर्मियां पड़ रही है। समझ आया ना क्या होता है ये सब। तो वो अपने अक्ष पर बेंड है, कितना बेंड है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना ये बात। जब वो बेंड है तभी ना कोण बना रही है। अब ऐसे करके है, ठीक है, सपोज मैं यही देख लेती हूँ, ये वाली अर्थ है और ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है ये। तो अब यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल, ये एंगल जो बन रहा है किसका, कितने का बन रहा है, 66.5 डिग्री का बन रहा है। हुआ क्लियर। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, अब तो समझ आ गया ना, सी इज द राइट वन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, चंद्र ग्रहण होता है जब, क्या बनेगा राइट वन, मतलब कौन सी कंडीशनिंग होती है वो बताना है आपको। जब आपका लूनर एक्लिप्स होता है जिसे बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण, तो कौन सी कंडीशनिंग होती है इनमें से, आप बता दो सही से, आंसर दो भाई जल्दी से। आंसर आना चाहिए सबका। तो यहाँ पे देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है क्या, या फिर आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, ऐसी कंडीशनिंग कुछ नहीं होती। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं, ये भी नहीं है। अब देखो मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपको बताना है ए होगा या फिर बी होगा, विच इज द राइट वन। अब बता दो जल्दी से कौन सा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, फिर लिखा हुआ है आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। आप बता दो कौन सा होगा राइट वन, आंसर आया किसी का। तो देखो आपका जो लिखा हुआ है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो यही होगा, क्योंकि जब पृथ्वी आएगी तो चंद्रमा पर छाया पड़ जाती है, और चंद्रमा पर जब छाया पड़ जाती है तो वो छाया होती है ना, उसी को तो हम बोलते हैं ना ग्रहण लग गया, होता है ना ये चीज। बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो, निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। अब बताओ इसका राइट वन क्या बनेगा। क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो और फिर राइट आंसर बताओ क्या बनेगा। इसने बोला है निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को क्या होता है, आपकी छाया सबसे छोटी होती है। अब बताओ सबसे छोटी होती है, विच इज द राइट वन। जब सूर्य हमारे बिल्कुल ऊपर होगा तभी ना हमारी छाया सबसे छोटी होगी, और ऐसा कब होता है आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ 25 दिसंबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य हमारे टॉप पर है ही नहीं। जब गर्मी का टाइम होगा तब होगा ना टॉप पे, तो बिल्कुल, तो यहाँ दिसंबर में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, फिर आता है 21 मार्च का, भाई 21 मार्च के टाइम पर भी नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये भी गलत हो गया। इस दिन क्या होता है हमारा, इस दिन होता है हमारा 21-22 मार्च को होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जिसे हम बोलते हैं बसंत विषुव, तो वो भी आप याद रख लेना 21 जून को। हाँ ये बिल्कुल राइट है,
क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर बिल्कुल वर्टिकली तरीके से पड़ रहा है, लंबवत तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। वो हमारे बिल्कुल टॉप पर होगा, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है हमारे यहाँ जून मई में, ठीक है। सूर्य क्या होगा, बिल्कुल टॉप पर होगा, और जब बिल्कुल टॉप पर सूर्य है तो ना तो हमारी जो छाया है हमारी खुद की, ना तो हमारे दाएं जाएगी, ना बाएं, ना आगे, ना पीछे, नहीं होगा ना ऐसे, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर है ना, ऊपर है तो सबसे छोटी छाया बनेगी हमारी। अब आपको क्लियर हुआ? अब बताओ, अब क्लियर हुआ? राइट क्या बनेगा आपका? 21 जून, 21 जून। इसे हम क्या और बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। तो ये भी चीज याद रख लेना जो आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक स्टेट जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो देखो, अब इसके लिए ना आपने वर्ल्ड का मैप देखा है तो आप इजिली फाइंड आउट कर पा रहे हो, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, एटलस साथ में लेके बैठो। एटलीस्ट एटलस साथ में नहीं लेके बैठ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब है भाई ज्योग्राफी पढ़ने का, है ना ये बात? साथ में लेके बैठो उसको, ठीक है। और अब बताओ आंसर क्या होगा? ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि एटलस आपके पास होगी नहीं, लेकिन जो रखी है वो किताबों का इतना ऊंचा लगा हुआ है ना चट्टा पूरा, क्या करोगे उसका, है ना? तो उसे निकालो उनके बीच में से और खोल के बैठो, देखो वर्ल्ड मैप में कहाँ आ रहा है जो हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, उसके सर्वाधिक नजदीक कौन सी है आपकी जो जलडमरू मध्य बनेगी, ठीक है। अब बताओ राइट वन क्या होगा? मलक्का स्ट्रेट होगा, बेरिंग स्ट्रेट होगा, फ्लोरिडा होगा, या फिर जिब्राल्टर? देखो, मलक्का स्टेट आपको पता है कहाँ है ये? मलक्का पड़ती है हमारे एशिया में, ठीक है। और एशिया का मतलब है जहां से सबसे ज्यादा चाइना की साइड से, जापान की साइड से हमारे पूरा ट्रेड होता है ना, या फिर हमारे, हम जापान में कोई चीज भेज रहे हैं तो वो मलक्का स्टेट से होके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हो रही थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाली बात। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये 180 डिग्री जो हम बोलते हैं ना, देशांतर, वो वाली बात है ये, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे करके 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और ऐसे ही लास्ट में जाके 180 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? फ्लोरिडा नहीं, जिब्राल्टर ये भी नहीं है। जिब्राल्टर कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है यूरोप और अफ्रीका के मध्य में। यूरोप, आपको यूरोप तो आपको पता है, जैसे कि आपका नीचे के साइड हम आते हैं बिल्कुल, तो आपको कौन कौन से देश मिलते हैं? जर्मनी है, पुर्तगाल हो गया, ये सब मिलते हैं ना, बिल्कुल। अब मेरे को जर्मनी तो ऊपर मिल जाता है थोड़ा सा, लेकिन फ्रांस नीचे ही मिलेगा आपको, पुर्तगाल मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके नीचे हम आते हैं तो हमारा क्या पड़ता है? अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका जो हम भूमध्य सागर बोलते हैं, अब कुछ याद आया? तो भूमध्य सागर और हमारा अटलांटिक ओशन दोनों को जो ऐड कर रही है वो कौन सी स्टेट है? तो वो है आपकी जिब्राल्टर। क्लियर हुआ? तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। राइट आंसर आपका होगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सी में पड़ती है, आर्कटिक ओशन में है, तो राइट आंसर आपका यही बनेगा। अब बताओ, अब बताओ, एनी कंफ्यूजन? हाँ, बी इज द राइट वन, बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट वन। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, प्रधान यामुत्तर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? इसका राइट वन क्या होगा, इसका बताओ। प्रधान यामुत्तर का मतलब है प्राइम मेरिडियन से, जो हमारी प्राइम मेरिडियन का मतलब होता है जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है उससे। किससे है? 0 डिग्री देशांतर से। यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री देशांतर। क्लियर है? अब यहाँ देखो, 1 एवं 2 होगा, प्रधान यामुत्तर कहाँ से गुजरती है? 2 एवं 3 है, 3 एवं 4 है, या फिर 1 एवं 3 है।
अब बताओ मेरे को, यही हमारा सारा क्या करती है, टाइम डिफाइन करती है पूरा का पूरा, ठीक है। अब देख रहे थे इंटरनेशनल डेट लाइन, तो वो क्या करती है, वो डेट भी डिफाइन करती है जहां से होके वो जा रही होगी ना, इसलिए वो पूरा का पूरा ओशन से होके जा रही है। क्योंकि सपोज कर रहे हैं हम किसी देश के बीच से होके जा रही होती, तो आपको पता है ना वहां दो डेट बन जाती, किसी के कंट्री के बीच से होके जाएगी तो वहां दो डेट हो जाएगी, इसलिए वो पूरा का पूरा ओशियन से निकाली गई है। आप उसकी लोकेशन देख लो, 180 डिग्री देशांतर, जिसे हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन का मतलब हो गया आपका, जो कि आपका 0 डिग्री है देशांतर। जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो क्या आता है हमारा, विषुवत रेखा आ जाती है। तो ऐसे ही 0 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो वो प्राइम मेरिडियन आएगा, जो कि टाइम जोन डिफाइन करता है पूरे वर्ल्ड का, जो कि लंदन से होके जा रही है, जिसे हम जीएमटी बोलते हैं ना, ग्रीन विच मीन टाइम, भाई उसी की बात कर रहे हैं हम। जैसे हम अपने देश का टाइम जोन डिफाइन करते हैं तो वो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री देशांतर। हाँ, तो ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, अल्जीरिया अफ्रीका में आता है, ठीक है। फ्रांस है, हो गया, ठीक है। या फिर नाइजीरिया है, या फिर आपका पुर्तगाल है। अब बताओ विच इज द राइट वन, आंसर आना चाहिए। आंसर आ रहा है आपका 1 एवं 3, मतलब डी। 1 अल्जीरिया हो गया, 3 हो गया आपका नाइजीरिया। आपको नाइजीरिया लग रहा है, आप मेरे को बताओ नाइजीरिया आपको लग रहा है, क्यों लग रहा है नाइजीरिया? आंसर बताओ इसका जल्दी से। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ से होके जाती है। देखो हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो मैंने बोला ना जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये कहाँ से होके जा रही है, आपके लंदन से होके जा रही है, ठीक है। तो यूरोप हो गया आपका कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद में ये अफ्रीका में आती है और फिर लास्ट में चली जाती है बिल्कुल सदर्न ओशन में। क्लियर है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अल्जीरिया से मतलब अफ्रीका का है, ठीक है। नाइजीरिया से, आप बताओ मेरे को, नाइजीरिया से होके जाती है फ्रांस से, और फिर लिखा है पुर्तगाल से। फ्रांस पुर्तगाल ये हमारे बिल्कुल कहाँ पड़ते हैं, बिल्कुल लास्ट में पड़ते हैं। अब बता दो एक बार जल्दी से। आया किसी का आंसर? डी ही आया है बस आपका आंसर। आया किसी का? फिर नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ। देखो फ्रांस तो आपका ठीक है, पुर्तगाल से होके नहीं जाती है पुर्तगाल, क्योंकि पता है आपको लोकेशन कहाँ पे पड़ती है, लोकेशन नीचे ही पड़ती है जब हम यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप देखते हैं, ठीक है। नीचे का मतलब है कि फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, लेकिन देखो पुर्तगाल की लोकेशन पड़ती है ऐसे करके पूरा साइड में पड़ती है बिल्कुल, जो हमारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। लेकिन फ्रांस की लोकेशन ऐसे करके आती है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से होके ऐसे जा रही है वो। क्लियर है ना, आपका राइट ये तो बनेगा, मतलब 2 इज द राइट। तो 2 देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपका वी या ए बनेगा। फ्रांस हो गया, देन आपका हमें देखना है कि नाइजीरिया होगा, या फिर आपका पोर्टुगल है ही नहीं तो ये गया, फिर अल्जीरिया होगा। देखो अल्जीरिया इज द राइट वन, क्यों होगा, 1 and 2 इज द राइट वन। नाइजीरिया नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइजीरिया की लोकेशन देखिए आपने अफ्रीका के मैप में, आपने देखी हो यदि अफ्रीका के मैप में नाइजीरिया की लोकेशन, तो वो कहाँ आती है, आप ही बताओ। नाइजर, नाइजीरिया, ये थोड़ा हटके आते हैं, लेकिन ये कहाँ से होके निकल आती है, अल्जीरिया तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ जाता है। आप मैप देखो, इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये सारे के सारे कंट्री कहाँ पे पड़ते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम नॉर्थ साइड से देखते हैं तो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, अल्जीरिया एंड फ्रांस, 1 and 2 इज द राइट वन। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, हुआ ना सॉर्ट आउट कुछ तो।
ऑल क्लियर ना? नेक्स्ट वर्ड जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहां बताओ राइट वन क्या बनेगा? यहाँ बताओ राइट वन क्या बनेगा? देखो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, दैट मीन के जिनसे होके ये नहीं जाती है। मिस्र होगा या फिर आपका भारत, देखो भारत से होके तो जाती है। ईरान होगा या फिर म्यांमार होगा, और म्यांमार से भी होके जाती है आपको पता हो तो, क्योंकि जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो दो स्टेट हैं, जो बोलते हैं हम त्रिपुरा एंड मिजोरम, उनसे होके जाती है, आपको पता है ना उनकी लोकेशन कहाँ आती है, तो उनके बाद में म्यांमार में एंट्री करती है, तो ये भी आपका नहीं बन सकता है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों से होके जा रही है। आप बताओ क्या होगा? मिस्र होगा या फिर ईरान होगा? विच इज द राइट वन? अब बताओ इसका लोकेशन, मुझे जल्दी से जल्दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बता दो। आया किसी का आंसर? नहीं आया, नहीं आया आंसर अभी किसी का। देखो आपका जो राइट वन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मिस्र की लोकेशन कहाँ पे पड़ती है? ऊपर पड़ती है जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ईरान की लोकेशन कहाँ है? तो ईरान की पाकिस्तान के बराबर पर है। कहाँ है? पाकिस्तान के बराबर पर है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? मिस्र इज द राइट वन, ठीक है। इजिप्ट से होके नहीं जाती, बाकी आपका ठीक है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो आपका हो गया इजिप्ट। फिर आता है आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो भाई ये किसको नहीं पता है? मतलब जो नहीं पता है ना किसी को कि हाँ आपकी तीनों रेखाएं कौन से कॉन्टिनेंट से होके जाती हैं, तो मुझे लग रहा है उनका ना ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है ना ये बात? क्योंकि ये ना छोटे बच्चे को भी पता है। अफ्रीका इज द राइट वन, ठीक है। ए इज द राइट वन, क्लियर है ना? अब देखो अफ्रीका, आपको पता होगा ना अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हमारे देश से कैसे अलग होता है, मतलब हमारे भारत महाद्वीप से पूरे से, तो वो कैसे अलग होता है? बीच में क्या आता है आपका? रेड सी आ जाता है ना? रेड सी आ जाता है, पूरा हमारा बना हुआ है, इसराइल हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, या फिर हमारे गल्फ नेशन हो गए, है ना ये बात? हाँ, तो बीच में क्या आता है? रेड सी आ जाता है, क्लियर है ना? बहुत न्यूज में भी रहता है, आपको पता होगा। तो आपका राइट वन क्या हो गया यहाँ पे? अफ्रीका इज द राइट वन। तीनों रेखाएं गुजरती हैं एशिया से होके, हमारी दो गुजरती हैं, एक इक्वेटर हो गई, एक हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उत्तरी अमेरिका, आपको पता होगा उत्तरी अमेरिका की लोकेशन कहाँ आ रही है, तो कौन सी रेखा जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दक्षिणी अमेरिका कौन सी जाएगी? इक्वेटर एंड आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्लियर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? अब बताओ, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, विच इज द राइट वन? अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे देखो गैबोन होगा या फिर सोमालिया होगा या फिर भूमध्य रेखीय गिनी या फिर रवांडा। ये सारे के सारे कंट्री किसके हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। किसके हैं ये? हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ देखो क्लियर, यहाँ देखो
यहाँ लिखा हुआ है गेबोन है, एक तो आपका सोमालिया है, रवांडा है और भूमध्य रेखा गिनी है। अब बताओ, यहाँ पूछा है कि किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको ना इनकी लोकेशन पता होगी तो आप कंफर्मेशन के साथ में आंसर कर दोगे, बिल्कुल साथ के साथ में। देखो सोमालिया की लोकेशन कहाँ आती है? सोमालिया की लोकेशन वहां आती है जहां हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। मतलब जो हम देखते हैं ना पूरा अफ्रीका का मैप, तो उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारे 4 कंट्री आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं एक बार देख लो। एक ट्रिक है सीड करके, ठीक है, इससे हो गया हमारा क्या, सोमालिया, ठीक है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो प्लीज, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा इरिट्रिया, लिखो यहाँ पे इरिट्रिया, ठीक है। इससे क्या होगा इथोपिया, और डी से क्या होगा जिबूती। क्लियर है ना? ये चारों के चारों आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अब आप बताओ इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और सेशन स्टार्ट, मतलब सेशन जब पूरा एंड हो जाता है ना, उसके बाद में कमेंट सेक्शन है, वहां आपको आंसर ड्रॉप करना है इसका राइट वन क्या बनेगा। क्योंकि आप इसको देखने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप सारे कंट्री को देख पाओगे जहां से होके गुजर रही है, ठीक है। जरूर से आंसर करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि एक तरह से आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी देख लेना, क्लास जब बाइंड अप होगी ना उसके बाद तुरंत आपको जाना है और देखना है कि सबसे पहले तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, ठीक है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है कहाँ से? अफ्रीका है, एशिया है, प्रशांत है या फिर अटलांटिक है। विच इज द राइट वन? बताओ राइट वन क्या होगा? आंसर आना चाहिए। क्या होगा आंसर इसका? आया किसी का आंसर? तो देखो इसका आंसर जो बनेगा इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो कहां से बनेगा? तो वो बनेगा आपके पैसिफिक ओशन से। कहां से बनेगा? पैसिफिक ओशन से, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका? सी इज द राइट वन। फिर देखो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर, ठीक है, पूरा एयर का एवरेज बोल रहा है ये। वार्षिक तापांतर क्या होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो भाई यहाँ तो आपका जो टेम्परेचर है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, बिल्कुल आपको पता होगा इन तीनों रेखाओं पर, है ना। तो आपका राइट वन क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव रेखा। क्योंकि आप जब पृथ्वी देखते हो तो बीच से आपका 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, यहाँ आपका 23.5 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ क्या है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो भाई यहाँ जब आ रहा है तो यहाँ तो पूरा आर्कटिक का रीजन है ना हमारा, यहाँ तो स्नो कवर्ड रहता है ना। 90 डिग्री नॉर्थ देखेंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो आपका राइट वन क्या बनेगा आंसर? उत्तरी ध्रुव, जो कि यहाँ स्थित है। यहाँ सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है, 6 महीने यहाँ पूरा दिन, 6 महीने पूरा रात ये वहाँ रहता है, ठीक है। स्नो कवर्ड एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ कोई पॉपुलेशन भी नहीं रहती। और यहाँ ऐसे ही यहाँ 90 डिग्री साउथ में ऑल्सो यही वाला है, ठीक है। क्लियर है ना पूरा? तो आज के आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे फिनिश हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल भी आपका इसी एनर्जी के साथ में सेशन रहेगा, जुड़िएगा हमारे साथ 12 से 1 बिल्कुल। और आपकी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी मैराथन कंडक्ट होने वाली है। कब होने वाली है? तो वो आपकी संडे को, ठीक है। तो आपको ये देखना है अपने आप को कि हम कहीं फ्लोट कर रहे हैं या फिर कहीं डेप्थ में भी हैं, सुपर टेट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, संडे को आपका महा मैराथन होगा। क्लियर है ना? और आपका बैच के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो प्लीज मैं आपसे यही बोलूंगी कि हाँ, आप इस बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी लेनी है, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है ना सारा का सारा? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर। थैंक यू टू ऑल एंड बाय बाय टू ऑल। पढ़ते रहिएगा, अपना रिवीजन करते रहिएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। पढ़ पढ़ के खाली अपने बुक नहीं बनानी, नोटबुक नहीं भरनी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय टू ऑल एंड थैंक यू टू ऑल।